मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ा बलिया। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं जो हेडिंग है, लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता आस्थान देती है, और यदि ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। बच्चा, ये तभी संभव होता है जब हम गुरु के शरण में रह करके उनसे शिक्षा लेते हैं, अध्ययन करते हैं, कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई करते हैं और उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, तब जा कर के आपको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। आइए ध्यान देते हैं बोर्ड के ऊपर। आज का हम लोगों का हेडिंग इस प्रकार से है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इन्फिनिट प्लेन चार्जड नॉन कंडक्टिंग शीट, यानी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि धन आवेशित सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है? वो सूत्र भी याद होना चाहिए बच्चा, ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। हाँ, 4πS0, और ये था बच्चा कल का 2 लैम्डा बटा में R। ये कल का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि धन आवेशित चालक तार के कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए बच्चा ये जो लैम्डा है वो क्या था? रेखीय आवेश घनत्व था कल का बच्चा, ये कल की बात है। रेखीय आवेश घनत्व होता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते थे? लैम्डा से। लैम्डा किसके बराबर था? ध्यान रखें, लैम्डा क्या था बच्चा? Q बटा में L के बराबर था, और इसका मात्रक क्या था? कूलम प्रति मीटर था। तो ये लैम्डा बताने का मतलब ये है कि इसका मैंने पीछे का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि वो तो सीधे चालक तार के कारण था ना, तो वहाँ पर लैम्डा प्रयोग किया गया था। लेकिन उसी तरीके से इसी के आधार पर सबसे पहले हम इसका बच्चा पृष्ठ आवेश घनत्व को जानेंगे, क्योंकि हम कल जो पढ़ा रहे थे रेखीय आवेशतार के कारण रेखीय आवेश घनत्व को जाना था। आज हम पृष्ठ आवेश घनत्व को जान लेंगे। आज जब जान लेंगे तब जा कर के अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे। तो बच्चा, अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। अब से आपको बिल्कुल एकदम ध्यान एकाग्र करके देखना है, बोर्ड पर लगे रहिएगा। कोई दिक्कत हो किसी भी तरह का तो हम हैं, फिर भी क्लिक करके आप पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर से कभी भी। तो ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व हम जानेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व को बच्चा हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या है? सिग्मा। ठीक है बच्चा, सिग्मा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व है आपका सिग्मा। पूछिए सिग्मा क्या है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? तो जानिए, पृष्ठ आवेश घनत्व बच्चा ऐसे बताया गया है कि अगर कोई आवेश Q किसी अचालक चादर पर समान रूप से वितरित है तो उस चालक चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को ही हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चा, मैं माना कि वह आवेश आपका क्या है? Q है। आवेश क्या है? Q है, और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है बच्चा A। पृष्ठ क्षेत्रफल है A। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पर अगर Q आवेश समान रूप से वितरित है तो पृष्ठ आवेश घनत्व हम किसे कहेंगे? तो चाहिए छोटा सिग्मा बराबर होता है Q बटा में A। चूंकि A क्या है? क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पर इसका मात्रक कैसा होगा बच्चा? ये हो जाएगा आपका कूलम प्रति मीटर का स्क्वायर। पृष्ठ आवेश घनत्व की बच्चा अब हम जानना चाहते हैं बीमा। तो कूलम की बात करेंगे। कूलम क्या है? यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसी का मान 1 कूलम के बराबर होता है। तो कूलम को हम लिख रहे हैं एम्पियर और समय से दिखा रहे हैं, और बटा में क्या बच्चा? तो दूरी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर लेंगे। जैसे ही ऊपर लेंगे तो क्या होगा? L⁻² T और A, ये इसकी क्या मिल गई? हमको बीमा मिल गई। तो इसकी बीमा हमको पता हो गया, इसका मात्रक पता हो गया, और हम जब पृष्ठ आवेश घनत्व जान लिए हैं तब जा कर के अब हम किसी समतल आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानेंगे। अब इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी में लिखना पड़ेगा आपको।
आप वीडियो को रोक रोक करके, क्योंकि मैं उसको पूरा लिखूंगा नहीं, केवल बोल देता हूं, तो आप उसको रोक रोक करके परिभाषा लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर और लिख लिख करके याद कर जाइएगा। बच्चों यहाँ पर अब हम चित्र को देख करके लिखेंगे। माना कि इस अचालक चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व छोटा सिग्मा है और इस चालक चादर की स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इसको एक समाक्ष गॉसियन बेलन पृष्ठ खींचेंगे। जो इतना दूरी जिसे R दूरी है उतना ही इधर का भी दूरी होगा, समाक्ष हो जाएगा। जितनी दूरी जैसे समान ही जो है हम बेलन का निर्माण यहाँ बाहर कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से बाएं साइड में भी कर रहे हैं। इस दाहिने वाले साइड बिंदु P कह रहे हैं और बाएं वाले साइड जो हमने समाक्ष बेलन पृष्ठ खींचा बच्चा इसी का, वो हम कह रहे हैं P डैश कह रहे हैं। विचार कीजिए, इसका जो समतल पृष्ठ होगा यानी बेलन का जो समतल पृष्ठ होगा वो समतल पृष्ठ से होकर के जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उसी दिशा में होगी और पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर A का भी जो है दिशा उधरे होगी। तो इन दोनों से अब हम वैद्युत फ्लक्स को जानना चाहते हैं। तो समतल गॉसियन बेलन के पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? अच्छा, तो क्षेत्र की दिशा जिधर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणनफल ही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहता है। इसके पृष्ठ कितने होंगे? तो एक है इधर P और दूसरा आपका P डैश। तो समतल गॉसियन बेलन पृष्ठ से होकर के जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम बच्चा फाई ई कह लें। और फाई ई तब कैसे दिखाएंगे? तो ध्यान देखेंगे कि E इंटू डॉट वेक्टर डी ए एक तरफ का हो गया, P का सपोज कीजिए आप P डैश कर लेते हैं, तो उसी तरीके से चूंकि दोनों समान है ना, तो ये क्या हो जाएगा? E इंटू डी ए दोनों समान हो जाएगा। अब हम यहाँ से बच्चा इस दोनों का मान एक तरह से दिखाई दे रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि यह किसके बराबर होगा, तो अच्छा ये हो जाएगा आपका E इंटू वेक्टर डी ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना क्या? तो ये होगा E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। और चूंकि इसकी दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी एक ही है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है? एक ही है। यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी क्या है? एक ही है। तो चूंकि बच्चा यहाँ पर कोण का जो मान होगा वो 0 डिग्री होगा, तो जब 0 डिग्री होगा तो cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी तब हम फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्या? तो E इंटू ए और फिर उसी तरीके से दोनों के लिए बच्चा लिखेंगे तो ये क्या होगा? E इंटू ए दोनों के लिए हो गया। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो दोनों एक ही बराबर है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो होगा बच्चा 2 इंटू E इंटू ए, 2 इंटू E इंटू ए, ऐसा हो गया। तो ये आपको मिल गया। माना समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमने जो है इस गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों से होकर के, गॉसियन जो बेलन पृष्ठ हमने खींचा बच्चा, इसके समतल पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स को जान लिया है। ठीक है, अब हम इसके वक्रीय पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे। तो अच्छा, इसके वक्रीय पृष्ठ से होकर के हम वैद्युत फ्लक्स को जानेंगे तो उस स्थिति में यह कैसा होगा? तो विचार करें। समीकरण 1 को रहने देते हैं, इससे प्रयोग होगा। विचार करें। अच्छा, इसके वक्रीय पृष्ठ से, तो देखिए वक्रीय पृष्ठ इसका ये ऊपर की तरफ कहीं भी ले लेंगे तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल कहाँ होगा? वेक्टर डी ए ऊपर की तरफ होगा
और इसकी दिशा किधर होगी, ई की इधर होगी, चाहे इधर लीजिए चाहे कहीं भी लीजिए, तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी, डी ए की दिशा इधर होगी और इसकी दिशा तो पहले ही से इधर की तरफ है। बोलो इसके बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी बेलन के वक्रीय पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, तो हम लिखेंगे बेलन के वक्रीय पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान दो बच्चा, उस स्थिति में क्या होगा, तो फाई ई बराबर, अब उसी तरीके से लिखेंगे ना, ई इंटू क्या लिखूं, डी ए, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस, कितना डिग्री होगा बच्चा, 90 डिग्री में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। और चूंकि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से होकर के जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो तब 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 हो गया, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ 0, क्योंकि जब 90 अंश का मान रखेंगे 0 तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा। तो अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यह वक्रीय पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हो गया और इस बेलन के समतल पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब हम इस गॉसियन बेलन पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स जानेंगे। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ बच्चा, गॉसियन बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा बेटा, ध्यान देना। 3 समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे ना, तो पूरा जब जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो वही मान हो जाएगा ना। तो क्या होगा, 2 इंटू ए हो गया और इसका नाम दिया बच्चा समीकरण नंबर 3। तो इस गॉसियन बेलन पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जाने वाला हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स को जान लिया है और वो है 2 इंटू ई इंटू ए, समीकरण नंबर 3 से जान लिया है। अच्छा, गॉस के प्रमेय से क्या आप पढ़ करके आए हो, गॉस का प्रमेय याद है कि नहीं आपको, गॉस का प्रमेय क्या होता है बताइए तो। गॉस किसी बंद पृष्ठ से होकर के जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। याद आया, तो ये है गॉस के प्रमेय से। तो आगे मैं ले रहा हूँ, पीछे याद रखेंगे परिभाषाएं सब, तब जाकर के फिजिक्स क्लियर होगा। तो गॉस की प्रमेय या नियम से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है बच्चा, कि जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है ना, उससे परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसको हम अगर समीकरण नंबर 4 मान लें, विचार करके देखें कि ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया और गॉस के प्रमेय से यह कुल आवेश बटा ε0, यह जो है गॉस के प्रमेय से इससे होकर के जाने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर होगा। अब समीकरण 3 तथा 4 को हम मिलाएंगे। क्यों कैसा करेंगे बच्चा, क्योंकि हमारा ई छुपा हुआ है और यही आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो समीकरण 3 तथा 4 से हम तुलना करेंगे, क्योंकि अब इसके जगह पर हम Q/ε0 भी रख सकते हैं। तो समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 तथा किससे बच्चा, 4 से मिला लीजिए। अब इसको हम ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो 2 इंटू ई इंटू ए बराबर क्या होगा, Q/ε0 होगा। अब इस तरीके से Q/ε0, अब विचार करके देखें कि जो हमारा Q है वो किस प्रकार से कैसे बदलेगा। तो थोड़ा सा इसको हम आगे ले ही लेता हूँ। तो ये होगा बच्चा तुम्हारा E बराबर Q/ε0 और 2a नीचे आ गया है, 2 इंटू ए नीचे आ गया है। मैं फिर से ऊपर ले रहा हूँ, है जगह है, यहीं से लेते हैं। तो अच्छा, अब चूंकि हमारा
पृष्ठ आवेश घनत्व तो छोटा सिग्मा बराबर क्या था, Q बटा में A था। तो अब जरा बताइए ऐसा था तो Q बराबर क्या होगा, तो छोटा सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो अब बताइए कि इसको अगर हम समीकरण नंबर 5 मान लें और Q का मान उठा करके भर दें, तो Q का मान समीकरण किस में बचा, 5 में, समीकरण नंबर 5 में। अगर समीकरण नंबर 5 में आप प्रयोग करेंगे तो Q की जगह पर आपको लिखना होगा ना छोटा सिग्मा इंटू A, तो लिखवाइए। तो E इक्वल टू, अब क्या हम लिखें बताओ, तो ये है आपका छोटा सिग्मा इंटू A का बटा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू A से क्या होगा, कट जाएगा। तो अब हमारा क्या बचेगा बच्चा, तो छोटा सिग्मा बटा में क्या होगा 2 एप्सिलॉन 0, ऐसा हो गया। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर आपका 6, समीकरण नंबर 6 हो गया। जानते हैं बच्चा, आपका समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल चुका है। अब हम जरा से ये जानेंगे कि तो छोटा सिग्मा आपको समझ में आ गया, पृष्ठ आवेश घनत्व तो है, लेकिन एप्सिलॉन 0 क्या है इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। एप्सिलॉन 0 बच्चा निर्वात तथा वायु की वैद्युतशीलता कहलाती है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान क्या होता है बच्चा, तो एप्सिलॉन 0 का मान कई बार मैं बताया हूँ, फिर से सुन लीजिए, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। तो बच्चा ये है आपका एप्सिलॉन 0 और ये आप समझ ही चुके हैं। अब यहाँ से कुछ बातें और इसका कंप्लीट कर लीजिए। ध्यान देते रहिएगा बच्चा, कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल यहीं का यहीं याद हो जाएगा। लोग कहते हैं फिजिक्स कठिन लगता है, जितने परीक्षा में बैठने वाले बच्चे होते हैं, एग्जामिनेशन जब आप देते हैं कंपटीशन की, तो उसे बोलते हैं कि सब विषय हमारा ठीक रहता है, फिजिक्स ठीक नहीं रहता है। लेकिन बच्चा फिजिक्स बिल्कुल ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखते जाएं, पढ़ते जाएं, तो आपको बिल्कुल आसान लगता चला जाएगा। और आपके लिए राजेंद्र सर है ना, और कभी आपको कोई कठिनाई होने ही नहीं देंगे। कभी भी कोई दिक्कत हो मुझसे किसी फिजिक्स के, इंटरमीडिएट फिजिक्स के लिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चा अब यहाँ से कुछ बातें और जान लीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो अब ये जानना जरूरी हो गया कि अब इसकी दिशा किधर होगी। तो बोलो, अगर बच्चा कोई धन आवेश होता है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। याद है ना, याद आया आपको, बाहर निकलती हैं। तो धन अगर आवेश है तो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। बाहर होती हैं तो इसका मतलब कि धन आवेश है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी बच्चा वो किधर होगी, तो इस चद्दर से या चादर से कहाँ होगी, दूर होगी। तो अब ई की दिशा, क्योंकि ई कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश वेक्टर रूप में जानेंगे। तो जरा सा विचार कीजिए, अब हम ई की दिशा जानेंगे। ई की दिशा, तो क्या जानना चाहिए ई की दिशा के लिए, बोलो। तो ई की दिशा जो होगी वो चद्दर से कहाँ होगी, दूर, यानी चालक चादर और चालक चादर से दूर होगी। तो हम खाली लिख देते हैं चादर से दूर होगी, चालक से क्या होगी, दूर। लेकिन बच्चा अगर यह धन आवेशित न होता, तो अगर ऋण आवेश होता तब क्या होता, चालक की ओर होता। ठीक है, तो अब अगर ये ऋण चालक, यदि ऋण आवेश होता, ऋण आवेश होता तो ई की दिशा किधर होती, चादर की ओर होती, चादर की ओर होती। अच्छा, ये हम लोगों ने जान लिया कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो E इक्वल टू छोटा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0 होता है, जहां एप्सिलॉन 0 भी मैंने बता दिया है आपको, इतने के बराबर होता है। इस सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा किधर से किधर होती है,
ये भी आपने जान लिया। अब थोड़ा सा और जान लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या लेकर के चले थे और नहीं है, सूत्र में देख करके बताइए। तो देखिए आप जो है इस चालक चादर से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और जितना पीछे हम लोग पढ़ करके आए सब में आर की ज़रूरत थी। सब मैं सूत्रों को रिवीजन नहीं करना चाहता क्योंकि आपका पीछे जो है दिमाग बटेगा। आइए इसको केवल जान लेते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह चादर कैसा है, अनंत विस्तार वाली है, और इस पर आवेश क्या है, समान रूप से है। इसका मतलब ये हुआ कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस विस्तार आवेशित चालक के निकट जो है वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, समान होती है। तो अचालक चादर पर जो धनावेशित था, चारों तरफ कहीं भी इसका लीजिएगा ना, इस साइड लीजिए चाहे इस साइड में लीजिए, फिर इसको घुमा दीजिए इस साइड में लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी यह हर जगह पर समान होगी। इसीलिए सूत्र नंबर 6 में आर नहीं आया है। तो बस इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आप देख चुके हैं। धन्यवाद, मन से पढ़िए। ओके।